गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। क्लास 10th में अपना बायो का चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, और उसमें मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में मैंने आपको बता दिया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके अंदर प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ तक कि ये मैं आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी मॉडर्न और एंशिएंट इक्वेशन है। नेक्स्ट आज कंटिन्यू मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फर्स्ट जो आ रही है जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन एज ए पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड आएगी बेटा जिसको हम कह रहे हैं अनदर लैंग्वेज में हम डार्क रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगी किसी भी लीव्स के मीजोफिल पार्ट में होगी, और जबकि डार्क रिएक्शन होगी कहां पे, बंडल शीथ। तो बंडल शीथ में होगी वो डार्क रिएक्शन होगी, और लाइट रिएक्शन होगी वो मीजोफिल में होगी। सबसे पहले बात उठती है बेटा लाइट रिएक्शन है क्या। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है वो लाइट रिएक्शन है। यू नो, इसमें हम देखेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और जो लाइट की एब्सेंस में जो रिएक्शन होगी इट मींस वो डार्क रिएक्शन है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। सबसे पहले आज हम ले रहे हैं लाइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये ध्यान रखना, ये 11th बायो में भी आएगा आपके। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये बेटा, जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि सनलाइट के अंदर सोलर रेडिएशंस होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो इन सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इजीली गोइंग होती है। ठीक बेटा, अब हम देख रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। पहला फर्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या मतलब है फोटोलाइसिस? फोटो मीन सनलाइट, लाइसिस में ब्रेकडाउन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होना, यानी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये आपके वाटर का मॉलिक्यूल है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, जब ये वाटर का मॉलिक्यूल कैल्शियम आयन, मैग्नीज और जिंक इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो वहां पे एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ओईसी। ओईसी का मतलब कहता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक बार और सुन लो, ऑक्सीजन का ओईसी का मतलब है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा इन एंजाइम की प्रेजेंस में और इन आयंस की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन की प्रेजेंस में, तो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। तो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा, 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, यू नो वेरी वेल, 4 इलेक्ट्रॉन एंड देन ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। इक्वेशन हम देखते हैं, बैलेंस है नहीं, हाइड्रोजन 2 to 4, हाइड्रोजन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड देन ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। यानी कुल मिला के बात हो गई ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। इट मीन्स लाइट रिएक्शन जो है उसमें वाटर का ब्रेकडाउन जब भी होगा तो हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ठीक, सेकंड एक और इसका पार्ट है बेटा एसिमिलेटरी ऑफ पावर। एसिमिलेटरी ऑफ पावर जो कि लाइट रिएक्शन का सेकंड पार्ट है। पहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकंड है एसिमिलेटरी ऑफ पावर। अब बात उठती है सर एसिमिलेटरी ऑफ पावर का मीन क्या है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस, एडीपी। एडीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एक क्या, फोटो रिसेप्टर है। ठीक, जब ये रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, आईपी। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक बेटा, और साथ में किसके साथ रिएक्ट करता है, एनर्जी।
पूरी जो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। वाई, बिकॉज क्योंकि अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एटीपी। सभी लोग जानते हैं एटीपी, आप यानी 8, 9 से पढ़ते आ रहे हो, फिर एक बार इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4 होता है, ये ध्यान रखना। तो फॉस्फेट के जब 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का। और एटीपी क्या है, यूनिवर्सल कलेक्टर ऑफ एनर्जी। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो किसके अंदर स्टोर होगी बेटा, एटीपी के अंदर, ठीक। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी इसको नाम से हम जानते हैं। तो एडीपी जब आईपी के साथ रिएक्ट करती है, एनर्जी के रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट मीन वहां जो प्रोसेस क्रिएट होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब गया एसिमिलेटरी पावर में क्या बोला है कि जब एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे, जो आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, एनर्जी के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट होती है तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जहां पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 3 होंगे। और एटीपी का फॉर्मेशन यदि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इतना क्लियर। अब बात होती है सही, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, वाई, क्योंकि अपन प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मैंने पहले ही लिखा था, इसका मीन कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इतना क्लियर। आगे देखना बेटा, अब क्या होता है बेटा कि यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। जब ये एटीपी रिएक्ट करती है किसके साथ, एनएडीपी, और एनएडीपी 2 हाइड्रोजन को क्या करता है, गेन करता है। और 2 हाइड्रोजन को गेन करने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, NADPH2। सर व्हाट इज दिस, इसका नाम है बेटा निकोटीना एमाइड डाइफॉस्फेट, निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट। एक बार सुनो, ये एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, एनएडीपी, निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट। जब हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो NADPH2 का फॉर्मेशन बन रहा है। तो कुल मिला के क्या बन गया बेटा, एक तो NADPH2, एक NADPH2 बना, और एक क्या बना, ATP। इन दोनों का जो टुगेदर फॉर्म होगा, और इन दोनों का जो टुगेदर फॉर्म होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, एसिमिलेटरी ऑफ पावर। एक और समझ लो बेटा, यहाँ थोड़ा डाउट होगा आपको इक्वेशन में। सबसे पहले लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी प्लांट बॉडी के अंदर, यानी वो लाइट रिएक्शन कहलाएगी बेटा। लाइट रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकंड है एसिमिलेटरी ऑफ पावर, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मीन, फोटो मीन सनलाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो वाटर का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी वहां जो प्रोसेस क्रिएट होगी उसे हम कहेंगे बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यू नो वेरी वेल, 2 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। जब OEC, ये एक एंजाइम का नाम है जिसका पूरा नाम क्या बेटा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा। कब करेगा, जब वाटर का ब्रेक डाउन होगा। तो वाटर का ब्रेक डाउन तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है केमिस्ट्री का, तो रिएक्शन पूरी बैलेंस है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। इट मींस वाटर का ब्रेकडाउन जब होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकंड, एक और स्टेप्स है बेटा लाइट रिएक्शन के अंदर जिसमें कह रहे हैं एसिमिलेटरी ऑफ पावर। एसिमिलेटरी ऑफ पावर में क्या बनेगा बेटा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जहां पे फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। फॉस्फेट का फॉर्मूला भी सुन लो, PO4 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक। आईपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी जब ये तीनों रिएक्ट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। वाई, क्योंकि वहां पे हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एटीपी का फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर। आगे देखना, NADP निकोटिन एडिनाइन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट। जब हाइड्रोजन को 2 गेन करता है तब NADPH2 का फॉर्मेशन बनता है। तब NADPH2 भी बन गया बेटा, ATP बन गया, और दोनों का जो टुगेदर फॉर्म होगा वो ही क्या कहलाएगा बेटा, एसिमिलेटरी ऑफ पावर। तो एसिमिलेटरी ऑफ पावर और फोटोलाइसिस वाटर दोनों मिलकर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, लाइट रिएक्शन का। और लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट आता है इसका बेटा एक और,
जिसको हम कह रहे हैं डार्क रिएक्शन। पहली लाइट रिएक्शन है, दूसरी डार्क रिएक्शन है। ठीक, डार्क रिएक्शन यूनिवर्सल मैंने लिखा हुआ है सामने, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है परंतु सनलाइट की एब्सेंस में हो रही है, तो वो डार्क रिएक्शन कहलाएगी बेटा। सेकंड, डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये आपका RUBP, इसका फुल फॉर्म सुन लो बेटा, जिसका नाम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। जब ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट किसके साथ रिएक्ट होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, किसकी प्रेजेंस में होगा, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम। तब क्या बन जाएगा बेटा, एक बन जाएगा PGA। PGA का मतलब होता है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। तो PGA का फॉर्मेशन होना, इसके अलावा एक चीज का और फॉर्मेशन होता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो कहने का मतलब हो गया कि जब रिबुलोज बाइफॉस्फेट CO2 के साथ रिएक्ट करता है रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में और सनलाइट की एब्सेंस में, तब PGA का फॉर्मेशन होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। एक OAA का फॉर्मेशन होता है, जो भी अनस्टेबल कंपाउंड है। दोनों ये कंपाउंड डार्क रिएक्शन में बनेंगे। PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और OAA का मतलब होता है बेटा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इन दोनों का फॉर्मेशन होना यानी वहां डार्क रिएक्शन कहलाएगी। कुल मिला के अपन ये बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। एक बार सुनो, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक एसिमिलेटरी ऑफ पावर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पावर का मतलब ये होता है, वाटर का मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन हुआ किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। कौन कौन से आयंस ब्रेक डाउन करेंगे, वो आयंस के नाम दे रखे हैं। OEC एक एंजाइम है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो वाटर का ब्रेकडाउन जब सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा तो ऑक्सीजन को इवॉल्व कर देगा। रिएक्शन पूरी बैलेंस है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो बेटा। सेकंड पार्ट है लाइट रिएक्शन का एसिमिलेटरी ऑफ पावर। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तब ATP का फॉर्मेशन हुआ। ATP का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जहां पे फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होंगे, 9th में आपने पढ़ रखा है। और फॉस्फेट जो है वो यूनिवर्सल करेक्टर है, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। यू नो वेरी वेल, जब जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, जहां वहां किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी होती है, तब हम ATP के मॉलिक्यूल ऐड करके उसकी रिकवरी कर देते हैं। ठीक बेटा। नेक्स्ट आ रहा है NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तब NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया बेटा। NADPH2 और ATP दोनों का टुगेदर फॉर्म ही क्या कहलाएगा, एसिमिलेटरी ऑफ पावर। इसको हम कह रहे हैं बेटा लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट आती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जो कि पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, किस एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, तब किस चीज का फॉर्मेशन होगा, PGA और OAA। दोनों ही एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल कंपाउंड है। PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बेटा, और OAA का मतलब होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये दोनों जो हैं कौन सी रिएक्शंस के अंदर होते हैं, डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना क्लियर। किसी को डाउट कि सर मेरे को ये रिएक्शन समझ नहीं आई, वैसे मैं तो आपको 2 बार पूरी प्रोसेस समझा दी बेटा। इस रिएक्शन को अपन को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, ताकि इन फ्यूचर आप 11th में बायो कोई लेगा कोई स्टूडेंट तो उनके भी काम आएगी। खैर वो तो बात की बात, पर अभी अपने 10th में काम आनी है। तो 10th में आपको ये सारी रिएक्शंस मालूम होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हो, तो रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं वो आपको क्लियर है। इसमें ऐसी रिएक्शन तो नहीं, पर फिर भी है, आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। थ्योरेटिकल बेस लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, पर इतना क्लियरिटी नहीं होगी जितना आप रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को अटेंड करते हो, क्वेश्चन को। ठीक, इतना क्लियर। कोई डाउट तो नहीं, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में एटोट्रॉपिक समझा दिया था कि एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट मींस ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉपिक मींस नरिशमेंट। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं, उस न्यूट्रिशन को एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो जो प्लांट्स होंगे उनको प्रोड्यूसर कहेंगे।
और किस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फोटोसिंथेसिस क्या है, उसकी रिएक्शंस क्या है, उसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती, वो मैंने क्लियर करा था। नेक्स्ट, आज इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर बैठा हूं, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें पहला आ रहा है फर्स्ट, जिसको हम कह रहे हैं बेटा मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बेटा। सेकंड आ रहा है इसके बाद वाटर। दोनों ही ये रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। यू नो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जितनी भी लीव्स हैं उन लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट है। इधर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं बेटा। सबसे पहले ये आपका एक लीव्स है, ठीक, ये आपको लीव्स दिख रही है। इस लीव्स के ऊपर स्मॉल आपको टाइनी पोर्स दिख रहे हैं। यू नो, ये जो स्मॉल टाइनी पोर्स हैं जो लीव्स के दोनों सरफेस पे, अपर और लोअर सरफेस पे, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा। पहली बात तो स्टोमेटा जो है किसी भी लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक वाइटल पार्ट है। ठीक, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू मीन बाय स्टोमेटा, तो स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स अपर और बिलो सरफेस। इट मींस वो जो स्मॉल पोर्स होंगे वो किसको डिपेंड करेंगे बेटा? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू ही कोई जो लीव्स है वो CO2 को क्या करती है? इनटेक करती है। तो CO2 का जो अमाउंट है वो इनटेक हो रहा है, तो लीव्स के छोटे छोटे स्पोर्स या स्टोमेटा के थ्रू होगा। इतना क्लियर? ठीक है बेटा। पर बात उठती है सर, ये जो स्टोमेटा है इनका डायग्राम मैं आपको बताता हूं बेटा। ये तो मैंने एक लीव्स के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताया गया है, तो जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे स्टोमेटा का, तब डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा बेटा। डायग्राम बायो वालों को क्लियर होना चाहिए बेटा। जितना डायग्राम में क्लियरिटी रखोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इसका पार्ट दिख रहा है बेटा, इस पार्ट को हम कहते हैं गार्ड सेल। यू नो, गार्ड हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार लीव्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको भी कौन प्रोटेक्ट करेगा? गार्ड सेल्स करेगी बेटा। ठीक, ये इसके अंदर सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनिवेल्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक, ये इसके अंदर जो दिख रहे हैं, व्हाट इज दिस? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, यू नो। और ये जो इसके दिख रही है सेल्स, इस सेल्स को हम कहते हैं सब्सिडायरी सेल्स। ठीक, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा स्टोमेटा का? ये स्ट्रक्चर है ओपन स्टोमेटा का। इतना क्लियर? ठीक, गार्ड सेल हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया जो कि एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस हो गया, और आउटर कवरिंग पार्ट जो है उसकी सब्सिडायरी सेल हो गया। तो ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। जस्ट लाइक एक और मैं डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। सेम प्रोसेस, ये वापस क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये आपकी गार्ड सेल्स, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, और ये इसकी सब्सिडायरी सेल्स। ये कैसा स्टोमेटा है? क्लोज स्टोमेटा। अब सर बात होती है, आपने दो डायग्राम बना तो दिए, पर क्लोज और ओपन स्टोमेटा है क्या? थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। एक्चुअली स्टोमेटा मैं एक बार मैं और पिक करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? ऐसा क्वेश्चन आता है किसी भी लीव्स के ऊपर और बिलो सरफेस पर, अपर सरफेस पे स्मॉल टाइनी पोर्स होंगे, वो स्टोमेटा कहलाएंगे बेटा। पहली बात, स्टोमेटा जो है वो दो फॉर्म में मिलता है हमें, एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा।
तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा। अब ये ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा है क्या, ध्यान सुनना बेटा मैकेनिज्म। सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यू नो वेरी वेल। और जब भी सनलाइट होगा, सुनना, तब उस कंडीशन में स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन होंगे। अब बात उठती है सर ऐसा क्यों, कारण क्या होता है बेटा कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो इसकी आपकी गार्ड सेल्स दिख रही है, ये क्या करेगी, वाटर जो होंगे स्टोमेटा के थ्रू, ये जो गार्ड सेल, तो जो वाटर है वो इसके अंदर क्या करेगा, इनटेक करेगा। एक बार सुनना, जैसे ही वाटर इनटेक करेगा तो इसकी जो गार्ड सेल जो दिख रही है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्वेलअप हो जाएगी। कि वाटर इनटेक हुआ, जब इसके अंदर गया वाटर, और जैसे वाटर इसके अंदर एंटर करेगा तब उसकी जो गार्ड सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, स्वेलअप हो जाएगी। और गार्ड सेल स्वेलअप कब होगी, जब उस स्टोमेटा के अंदर वाटर एंटर करेगा। और जैसे गार्ड सेल स्वेलअप हुई, वाटर इनटेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये स्टोमेटा का जो शेप है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो शेप है ये कैसा हो जाएगा, कैसा शेप दिख रहा है, कर्व शेप दिख रहा है। और कर्व शेप दिख रहा है यानी कहने का मतलब हो गया वहां जो मैकेनिज्म होगी वो ओपन स्टोमेटा को रिप्रेजेंट करेगी। जस्ट लाइक उसी प्रकार उस डायग्राम में देखते हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में क्या होगा, जैसे ही वाटर उसके अंदर इनटेक करेगा तो गार्ड सेल जो हो जाएगी वो टर्जिड हो जाएगी। गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी, तब उस कंडीशन के अंदर इसका जो ये गार्ड सेल्स है इसका शेप कैसा रहेगा, आपको एकदम सिकुड़ा हुआ टाइप दिख रहा है, टर्जिड दिख रहा है। और गार्ड सेल टर्जिड हो रही है, इट मींस एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी वहां जो स्टोमेटा क्लियर होगा वो कौन सा होगा, क्लोज स्टोमेटा। तो क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, किसी भी लीव्स के ऊपर स्मॉल टाइनी पोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा कहलाएंगे। स्टोमेटा के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा, गार्ड सेल होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियस को, क्लोरोप्लास्ट होगा जो सेल बॉडी ऑर्गेन है, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टोमेटा, सब्सिडायरी सेल जो इसका आउटर कवरिंग एरिया है। दो टाइप के स्टोमेटा हैं, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। जैसे ही वाटर इनटेक करेगा तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएगी, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो स्टोमेटा होंगे वो सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन जाएंगे, जिसका गार्ड सेल का शेप ये हो जाएगा। ठीक, क्लोज स्टोमेटा में क्या होगा बेटा कि जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा और जैसे ही वाटर बाहर निकल रहा है तो उसकी जो सेल्स है वो टर्जिड हो जाएगी, तब उसकी गार्ड सेल का शेप और साइज चेंज हो जाएगी। पूरी एक्टिविटी सनलाइट की एब्सेंस में हो रही है, इसलिए उसको हम क्लोज स्टोमेटा करें। तो ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा एज ए पार्ट ऑफ स्टोमेटा। इतना क्लियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, राइट डाउन द फंक्शन। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। सेकंड ये आ सकता है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमेटा, राइट डाउन द मैकेनिज्म। मैंने आपको दोनों बता दिए। फंक्शन सुन लो स्टोमेटा का। पहला फंक्शन क्या है कि किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में CO2 को इवॉल्व इनटेक करेगा और O2 को एवॉल्व करता है, यानी गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट बॉडी में वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। और किसी भी स्टोमेटा लीव्स के अंदर एक प्रोसेस होती है बेटा, यू नो वेरी वेल, आपने उसका इसका नाम सुना होगा, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, और लॉस ऑफ वाटर एज ए फॉर्म ऑफ वेपर, यानी वाटर का लॉस यदि वेपर के फॉर्म में हो रहा है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा बेटा, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। सेकंड, किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें हेल्प करेंगे, और जितने भी अनवांटेड मटेरियल है वो भी सारे बाहर निकलेंगे, तो किसके थ्रू निकलेंगे, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा किसी भी लीव्स का एक वाइटल या इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो ये आपके रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद बेटा वाटर यू नो वेरी वेल, एक वाइटल रोल है किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर। वाटर नहीं होगा तो सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। यदि वाटर उनको अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वाटर भी एक वाइटल पार्ट है। तो ये दोनों रॉ मटेरियल हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो बनेगा वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हो, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था, C6H12O6 और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। वाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट आता है उसके बाद बेटा अगला पॉइंट एक और, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं।
बस सबसे पहले बात होती है सब फैक्टर क्या, फैक्टर वो है जो किसी प्रोसेस को इफेक्ट करें, या उसको पॉजिटिव वे के अकॉर्डिंग या उसको नेगेटिव वे के अकॉर्डिंग। ठीक, पहली बात तो ये। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो टाइप के फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, एक फैक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फैक्टर कहते हैं। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर वो होता है जो किसी भी प्लांट बॉडी को आउटसाइड पार्ट से अफेक्ट करता है, इंटरनल फैक्टर होता है जो उसको इंटरनली पार्ट से अफेक्ट करेगा। तो दे आर टू टाइप ऑफ फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेन जो है फैक्टर, फर्स्ट जो है रिक्वायर्ड जो है, जिसको आपने नाम कहा गया है सनलाइट। यू नो वेरी वेल, सनलाइट की यदि या लाइट भी कहते हैं अदर लैंग्वेज में, सनलाइट नहीं बोला हो तो लाइट है, सामने वाला अंडरस्टूड है किसी आर्टिफिशियल लाइट होगी, नेचुरल लाइट होगी। ठीक है ना, तो ये लाइट है, तो लाइट की जब इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी यदि आपने इंक्रीज कर दी, यदि आपने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तब उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो भी कैसे हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देने पर किसी भी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या इन शॉर्ट वे में हम ये भी पूछते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इतना क्लियर। सेकंड एक और फैक्टर आ रहा बेटा जिसको हम कह रहे हैं जो मेन फैक्टर है, और वो है आपका टेम्परेचर। यू नो वेरी वेल, किसी भी प्लांट बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए बेटा, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। किसी भी प्लांट बॉडी के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। एक बार समझो, किसी भी प्लांट बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 35 से यदि ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जैसे आज अपन जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी है सेल्सियस में यूनिवर्सल 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6। तो इसी प्रकार प्लांट बॉडी के लिए भी एक ऑप्टिमम या रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है जिसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। उसके लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर है 25 to 35, 35 से ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो दो फैक्टर तो ये होगा बेटा। तीसरा एक और फैक्टर आ रहा है वाटर। वाटर यदि कम अमाउंट में होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि प्लांट बॉडी के लिए वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट एक और आ रहा है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज ए मेन पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। विदाउट क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, ये थोड़ा जानना। कि प्लांट बॉडी के अंदर फोटो प्रोसेस इसलिए हुई है कि उसके अंदर पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। ह्यूमन बॉडी के अंदर फोटो प्रोसेस नहीं होती, वाई, बिकॉज एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये थोड़ा झांकना, इन दो में डिफरेंस भी ऐसा सकता है कि हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट बॉडी के अंदर हेटरोट्रॉपिक है, वाई, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स है वहाँ फोटो प्रोसेस होगी, क्योंकि क्लोरोफिल है। ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, वाई, विदाउट क्लोरोफिल है। तो प्लांट बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए उसका जो नेचर है वो कैसा रहा बेटा, हेटरोट्रॉपिक। हम फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं, रेडीमेड सोर्स से फूड हमें प्रोवाइड हो रहा है, इट मीन वो हेटरोट्रॉपिक, या उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। और जो सेल्फ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, हेटरोट्रॉपिक कहलाएगा। इतना क्लियर। तो हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में कभी आपको डिफरेंस आ जाए तो भी हमें मालूम होना चाहिए। एक बार सुन लो, हेटरोट्रॉपिक इट मींस सेल्फ नरिशमेंट, और हेटरोट्रॉपिक मतलब डिपेंड ऑन अदर, जो रेडीमेड सोर्स से फूड प्रोवाइड कर रहा है वो हेटरोट्रॉपिक। सेकंड, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक। तीसरा एक पॉइंट और हम देखें कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट्स और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में होगा, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूनिवर्सल, प्रोटिस्ट, मोनेरा, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा, उनके अंदर किस टाइप का हेटरोट्रॉपिक होगा।
ठीक, इतना क्लियर। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे रिलेटेड एग्जाम में आपके देखना प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 2021 में कि इन दोनों में डिफरेंस लिखो, तो आपको डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद आ रहा है बेटा हेटरोट्रॉपिक, इसके भी सुन लो आप थोड़ा। हेटरोट्रॉपिक दो वर्ड लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो एंड देन ट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट, यानी डिपेंड ऑन अदर। अदर लैंग्वेज में हम देखें डिपेंड ऑन अदर, तो फूड के लिए अदर पे डिपेंड होगा, इट मीन्स वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। पहली बात बेटा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रेडीमेड सोर्स ऑफ फूड और रेडीमेड सोर्स ऑफ फूड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी वो क्या कहलाएगा बेटा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला आ रहा है फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक बेटा, सेकंड आ रहा है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड आ रहा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो दे आर 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन से पता लग रहा है बेटा, इट मींस जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होगा वो लोग होलोजोइक है। जू मीन्स एनिमल। इसके अंदर क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इसके पार्टिकल की साइज बड़ी बड़ी होगी, जब वो ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक, तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल का एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होकर सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, यानी वहां जो न्यूट्रिशन क्रिएट होगा वो कौन सा कहलाएगा बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, और कहा जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू न्यूट्रिशन हो रहा है वो होलोजोइक है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू न्यूट्रिशन होता है, इसलिए वो किस में आया था बेटा, होलोजोइक में। पहली बात इतनी क्लियर। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन होस्ट, जो होस्ट पे डिपेंड करेगा, इट मींस वो पैरासाइटिक। पहली बात तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा कि जो फूड और शेल्टर दोनों के लिए अदर पे डिपेंड हो, और दोनों के लिए जो अदर पे डिपेंड होगा वो पैरासाइटिक नेचर को कहलाएगा। इट मींस इसमें 2 टाइप का होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में। एनिमल्स में 2 टाइप का होगा। इट मींस एक तो क्या कहलाएगा बेटा, जिसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, और एक होगा एंडोपैरासाइट। तो दे आर 2 टाइप ऑफ पैरासाइट इन एनिमल्स, एक्टो एंडो। लाइव सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सेल, वो एक्टोपैरासाइट है। यू नो वेरी वेल, लाइस और ये सब जो आ रहे हैं एक्टोपैरासाइट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, एंडोपैरासाइट लाइव सर्वाइव इनसाइड द बॉडी, तो जो बॉडी के अंदर लाइव सर्वाइव करे वो एंडोपैरासाइट है। टीनिया सोलियम, एस्केरीज, ये एंडोपैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वहाँ जितने भी अनवांटेड जो फूड मटेरियल है उससे ये फूड ले रहे हैं, और वहीं उनको फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड हो रहा है इनसाइड द सेल बॉडी, इसलिए वो क्या कहलाएगा बेटा,
एंडोपैरासाइट। तो दे आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स, एक्टोपैरासाइट्स और एक एंडोपैरासाइट्स। ठीक, पैरासाइटिक में हमने देख लिया। अब प्लांट बॉडी में हम देखते हैं, प्लांट बॉडी का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है उसका नाम है कुस्कुटा। व्हाट इज दिस? ये एक बॉटनिकल नेम है बेटा। क्या नेम है? बॉटनिकल नेम। और बॉटनिकल नेम किसका होता है? प्लांट बॉडी का होता है। इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे बेटा अमरबेल। हिंदी में भी लिख देता हूँ, मालूम है, आई नो आप लोगों का मीडियम इंग्लिश है, पर ठीक है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी में अपन लिखते हैं। तो अमरबेल सभी ने देखा हुआ, एक प्लांट येलोइश कलर का होता है, पिगमेंट उसके अंदर क्लोरोफिल बहुत कम होगा, इट मीन्स उसका कलर येलोइश है। वो किसी प्लांट बॉडी के ऊपर डाल दो तो उस प्लांट बॉडी से ये फूड कैप्चर कर लेगी, क्योंकि इस अमरबेल के अंदर, इस कुस्कुटा के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? आपने देखा है अमरबेल येलोइश कलर की थी, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉस्टोरिया, या अदर लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलेंगे? सकर्स। तो अमरबेल के ऊपर छोटे छोटे सकर्स हैं जो कि फूड को सक कर रहे हैं और दूसरों पर डिपेंड है, वहीं से फूड ले रही है, शेल्टर भी ले रही है। इसलिए अमरबेल जो है या कुस्कुटा, उसका बॉटनिकल नेम है, ये कैसा है? पैरासाइट। और पैरासाइट न्यूट्रिशन होगा क्योंकि ये पैरासाइट प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनिमल बॉडी में दो टाइप के, एक्टो एंडो। एक्टो का मीन ये है, एंडो का मीन ये है, दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियर कर दिए। ठीक, और लास्ट आ रहा है बेटा आपका एक और जो आ रहा है सप्रोफाइटिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। सप्रोफाइटिक का मतलब होता है बेटा डेड एंड डिकेड। डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो सप्रोफाइटिक। सप्रो मीन्स रॉटन और फाइट मीन्स प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड प्रोवाइड करें वो सप्रोफाइटिक प्लांट कहलाएंगे। एग्जांपल मैं आपको बताया हूं बेटा, यू नो वेरी वेल मशरूम, नाम सुने? चलो आई थिंक मैं उसका डायग्राम आता हूँ, उससे आपको क्लियर हो रहा है। जस्ट लाइक देखा है अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होता है, बरसात के समय में कीचड़ और डेडिकेट ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर देता है। तो ये आपका एक सप्रोफाइटिक है क्योंकि डेडिकेट ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो मशरूम जो है सप्रोफाइटिक प्लांट है। अब सप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो स्कैवेंजर्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे सप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कराएंगे और इनके अंदर न्यूट्रिशन का टाइप होगा वो सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? एक होलोजोइक, एक पैरासाइटिक और एक सप्रोफाइटिक। हो सकता है आप एडवांस में कुछ पढ़ना हुए स्कूल आपकी में पढ़ा है आपकी मैडम्स, तो उसके अंदर एक और आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन सुन लो क्या एक बार बेटा ध्यान से। कुछ प्लांट बॉडी ऐसी होती हैं जो कि सॉइल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक, अब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो उस कंडीशन क्या, उनकी प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन की रिकवरी करने के लिए कुछ प्लांट्स को क्या कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं? उस प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि उनकी प्लांट बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन की रिकवरी हो जाए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को किल करके नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी वो जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब बात उसी से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन प्लांट्स बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो उन्होंने इंसेक्ट को किल करके नाइट्रोजन की रिकवरी किया, इसलिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल देके देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में होगा पिचर प्लांट। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका शेप पिचर लाइक होता है, इसके बारे में मैं और आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। पिचर प्लांट होता है और एक और होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रिकुलेरिया। एक पिचर प्लांट और यूट्रिकुलेरिया बोथ आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे एग्जांपल में आता है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो पिचर प्लांट और यूट्रिकुलेरिया बोथ आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है।
तो सब पार्ट बोल सकते हैं। तो मेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए गया। तो एक बार और बता रहा हूँ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिफरेंस पढ़ लेना, ये डिफरेंस हर साल पूछे जाता है। और इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन के एग्जांपल पढ़ लेना, पैरासाइट्स के एग्जांपल कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक एग्जांपल कौन से होते हैं, होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होगा, इसका बॉटनिकल नेम है, अमरवेल का बॉटनिकल नेम क्या है, कुस्कुटा। तो एक बार सारा ये रीड आउट कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और मेरा आपसे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा वॉच करो। कि कारण क्या है बेटा, ताकि तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसमें आधे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 11th बेस्ड है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो 11th में बायो लेना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैप्टर है। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।